नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम परीक्षा की तैयारी के इस अंक में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक है और इस कारण हम जो है एक बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम लेकर आए हैं परीक्षा की तैयारी। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि विज्ञान विषय में यानी कि साइंस सब्जेक्ट में हम किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिस्टर आदर अरसन जी, मिस प्रीति लाल। तो सबसे पहले समय ना गवाते हुए सबसे पहले मैं प्रश्न पे आती हूँ आदर सर के लिए। जी मैडम। सर, सबसे पहले हमारे बच्चों और दर्शकों को ये बताइए कि जो सेकेंड टर्म का जो साइंस पोर्शन है उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं और वे कौन कौन से हैं? जी मैडम। सो एज फार एज क्लास 10th इज कंसर्न, साइंस एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग क्लास 10th दे विल बी ऑप्टिंग साइंस। सो द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग साइंस स्ट्रीम, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और स्कोर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो उससे पहले बच्चों को एक प्लानिंग इज़ वेरी मच नीडेड। तो राइट प्लानिंग गिव्स राइट मार्क्स, यानी गुड मार्क्स अगर लेने हैं तो अच्छा प्लानिंग करना होगा। तो उससे पहले हमको स्टूडेंट्स को ये पता होना है कि कितने चैप्टर्स है और किस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो क्लास 10th की जो टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें ऑल टुगेदर 7 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स, बायो में 2 चैप्टर और ईवीएस नेचुरल रिसोर्सेज नाम की जो आर एनवायरनमेंट है वो 1 चैप्टर है। तो केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। सो दीज 2 चैप्टर्स कम अंडर केमिस्ट्री पोर्शन। फिजिक्स के लिए अगर देखते हैं तो दोनों चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड हैं। जो नेक्स्ट जो पोर्शन जो आता है बायो के लिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो दीज आर ऑल द पोर्शंस दैट कम इन टर्म 2 साइंस के लिए। जी, अब मैं प्रीति मैम से ये पूछना चाहूँगी कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो नेचुरल साइंस है यानी एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें मार्क्स कैसे एलोकेट किए गए हैं? लाइक विद्या, ये जो चारों जो डिविजन्स जो किया हुआ है मतलब बाइफिकेट किया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि लाइक आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बायोलॉजी में दिया गया है। बायोलॉजी में 13 मार्क्स रखा गया है, फिजिक्स में जो है 12 मार्क्स रखा गया है एंड केमिस्ट्री में 10 मार्क्स रखा गया है एंड लास्ट पार्ट जो ईवीएस का है उसमें सिर्फ 5 मार्क्स रखा गया है। तो ऑल टुगेदर इट सम्स अप टू 40 मार्क्स। थैंक यू। सो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आपके पास आऊँगी। जैसे कि आपने बताया कि केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स है, तो सबसे पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में वे कौन से टॉपिक्स है जिस पर बच्चा फोकस करे और जिससे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, बच्चों को तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं है। ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ ये है कि कुछ जो टफ पोर्शन माने जाते थे उसको एलिमिनेट कर चुका है। तो रेस्ट ऑल चैप्टर्स, ऑल टॉपिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस सम अप कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक बच्चों को। शुरुआत करें तो हम सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस द स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, इसको अगर नहीं जानते तो आगे के जो पोर्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो होना बहुत मुश्किल है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन होना है। तो फॉलोड बाय दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, important topic where the students need to focus is the versatile nature of carbon। तो यहाँ वर्सेटिलिटी की जब बात आता है तो इसके अंदर में एक और सब क्वेश्चन सब टॉपिक आता है। वन इज कैटनेशन, एक और है एक कैटनेशन होता है, एक और टेट्रावैलेंसी। तो ये टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे जो है आगे के टॉपिक पढ़ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन मालूम होगा। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जब जानकारी लेते हैं
तो उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर। और ये फंक्शनल ग्रुप में जो नोमेनक्लेचर पार्ट है वो हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, सो विच इज गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों को जहाँ पे फोकस करना है ओनली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉलोड बाय दिस, अगर आगे चले तो वन ऑफ द familiar portion and one of the easiest portion where most of the times questions are asked, that is homologous series। तो homologous series के बारे में जब हम जानते हैं तो वहाँ पे एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, आप पढ़ चुके होंगे। सेकंड सेक्शन आता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आपको सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एक होता है आपको इथेनॉल, सेकंड है इथेनोइक एसिड। इनमें से भी कुछ पोर्शंस हटा दिए गए, आपको याद रखना है सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस याद रखने हैं। इथेनॉल के प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिया हुआ है, उसी चीज को आपको याद रखना है। यू जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो उसमें से जितने भी है आपको यूजेस आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड वन ऑफ द मेजर पोर्शन जो डिलीट हो चुका है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरह के जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो था वो सारे के सारे हटा दिए गए। सो लिविंग बिहाइंड ऑल दिस एक्सक्लूडेड पोर्शंस अगर देखें, जो क्रीमी पार्ट अगर देखें, सारे के सारे इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया। अब मैं प्रीति मैम के पास आती हूँ। हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर बच्चे फोकस करें और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? वेल विद्या, इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, इस बच्चे को जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सारा टॉपिक्स तो उनको कवर करना ही है। लाइक पहला टॉपिक तो इसमें है कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। दे मीन्स लाइक एलिमेंट्स जब उस वक्त के नोन एलिमेंट्स थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो देयर वर सर्टन नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स। कीपिंग इन माइंड दोज नोन एलिमेंट्स, सर्टन साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे उन लोगों ने क्लासिफिकेशन डिज़ाइन किया था। तो एक सबसे like what to say, the earliest one थे, you can say the Daubernier triad, then you have the Newland law of octave, then सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे जो थे चर्चित थे, काफ़ी वक्त तक यूज भी हुए थे। देन फाइनली लाइक वी हैड अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोसले। अगर वो टेबल आपने तो खुद भी देखा होगा, वो टेबल आप अगर देखोगे तो देयर इज डिफरेंस इन दीज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स। कलर्स डिफरेंशिएट करता है कि वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स और दे आर मेटेलॉइड्स। तो जब ये तीन चीज का नॉलेज उनको हो गया है तो उसके बाद बच्चे को जो जानना है वो एक है कि लाइक दे हैव टू फोकस मोर अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 मेजर ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप इज मीन्स लाइक द फर्स्ट ग्रुप द एल्कली मेटल, उस ग्रुप में उनको फोकस करना है। देन उसके बाद में द 17th ग्रुप विच इज द हैलोजन, दे हैव टू फोकस अपॉन दैट। एंड लास्टली द 18th ग्रुप विच इज द इनर्ट गैस, दे हैव टू फोकस अपॉन दैट। तो ये तीनों चीज़ पे अगर हम लोग अच्छी तरह से फोकस करते हैं तो डेफिनेटली दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो तो हो जाता है। और उसके बाद में ये हो जाने के बाद में दे हैव टू कीप इन माइंड द मेजर ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और वो ट्रेंड्स कौन कौन से हैं? एक आ जाता है आपका एटॉमिक साइज है, देन उसके बाद में आता है मेटालिक कैरेक्टर आता है, फिर उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चा ये 3 कॉन्सेप्ट तो जान गया, ये 3 ट्रेंड्स है, लेकिन उसको ये भी आना चाहिए कि ये जो तीनों ट्रेंड्स जो है दे कीप चेंजिंग व्हेन यू आर लाइक गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप ये जो ट्रेंड्स जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहे हैं, या तो व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस द लाइक व्हाट टू से पीरियड वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चा को क्लियर हो गया तो डेफिनेटली श्योर क्वेश्चन मींस लाइक दे आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस। Definitely, I would like to add some more points on this, ma'am. श्योर सर। As far as this chapter is concerned, कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, that is drawbacks of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic law वो जानना जरूरी है। समटाइम्स जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट इज Mendeleev periodic law, और ऑन द बेसिस ऑफ Mendeleev periodic law only Mendeleev periodic table was constructed. लाइकवाइज यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है ये मालूम चलना है, और दोनों के डिफरेंस जो है, वन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एंड अनदर वन इज एटॉमिक नंबर। सो these are also some of the points where the students need to focus on. तो सर अब हमने डिस्कस कर लिया कि केमिस्ट्री के जो दोनों चैप्टर्स है उसको हमने अच्छे से जान लिया। तो अब मैं आती हूँ बायो पार्ट में, बायोलॉजी पार्ट में। जैसे कि आपने शुरू में बताया बायोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं। पहला है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और दूसरा है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
तो सबसे पहले मैं आऊँगी आपके पास प्रीति मैम। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और कौन से एरियाज है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर? श्योर विद्या, लाइक आप अगर देखोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, मेरे अपने खुद के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि बच्चे जो है ये चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ही सुपर एक्साइटेड होते हैं। और मैं जब भी ये क्लास लेती हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का, तो बच्चे जो होते हैं, ये क्लास जो होता है इतना लाइवली होता है, आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। एंड मोर ओवर द रीज़न इज दैट कि ये बच्चे जो होते हैं ये प्रीवियस क्लासेस में ये चैप्टर्स पढ़ के आए हुए हैं। दे नो ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे नो ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट द डेप्थ एंड द कंटेंट वाइज जो 10th जो है वो थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा है क्लास 10th में। सो लाइक अगर आप पूछ रहे हो कि ये क्या उनको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो दे शुड नो व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि है उसमें बडिंग दिया हुआ है, देन दिया हुआ है अमीबा का दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बाइनरी फिशन, प्लाज्मोडियम का डायग्राम दिया हुआ है, मल्टीपल फिशन, बडिंग एंड हाइड्रा दिया। तो दे शुड नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction in flowering plants. So the student should actually know in a plant which is the reproducing organ, and they very well know flower is the reproducing organ. अब उसके बाद में फ्लावर उनके पास नहीं है। नॉर्मली व्हाट वी डू इन द क्लासेस, वी एक्चुअली आई टेल देम टू ब्रिंग अ फ्लावर, आई डाइसेक्ट इट, और मैं उनको बताती हूँ कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट कौन सा है और फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है, और मेल गैमेटोफाइट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद में नाउ वी स्विच ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जब हम आते हैं तो सबसे पहले बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज में जब ये पहुंचते हैं, प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, तो उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या चेंज होता है, they should know, and there are certain characters which are familiar in the case of both boys and girls, दोनों में सेम होता है, but yet there are certain other characters where the boys shows some other characters whereas the female shows a different character। बच्चों को ये पता होना चाहिए। ये हो जाने के बाद में then comes the reproductive health. This is very important topic. Reproductive health जो है it has got something to do with the birth control. तो इसमें there are various methods, actually contraceptive methods है, mechanical method है, surgical method है, chemical method है, then implanting certain contraceptive devices है, ये सब कुछ है, ये सब बच्चों को पता आना चाहिए। So I would like to ask आदिल सर कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो ये जो बायो का चैप्टर है इसमें कौन कौन सा ऐसा फोकस एरियाज है जिस पर बच्चों को फोकस करना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? Very good question, ma'am. Actually, as far as bio portion is concerned, students are worried about this particular chapter. They feel it very difficult to understand because some of the concepts are not so concrete, so the students feel difficult in understanding the concepts. So here some of the basic understanding is needed. The first one is Mendeleev experiment, so which is given in a textbook and it has also taught to you. The Mendeleev experiment is very very important using the pea plant. Then in that, if you see your textbook in what has taught to you, monohybrid and dihybrid cross, that is very very important. Followed by this, one more sex determination is given in your textbook, that is also very very important. So this topic has to be covered. Followed by this, if you see the next section, there you will find the homologous and analogous organ. So if you practice with these topics, then definitely you will be getting good marks in this particular chapter. Yes, ma'am. सर जैसे कि आपने पहले बताया, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने कुछ जवाब दे दिए थे डायग्राम क्वेश्चन के ऊपर, बट मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें डायग्राम क्वेश्चंस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों के मार्क्स को वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे प्रीति मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बायोलॉजी, पर्टिकुलरली बायोलॉजी के ये जो दो चैप्टर्स है, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर डायग्राम क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं? Really, it's a good question, Vidya. Like
डायग्राम फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई से, देखिए हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन में तो इतना आपको डायग्राम्स मिलेगा नहीं, उसमें सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट से डायग्राम है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. बट व्हेन यू कम टू रिप्रोडक्शन चैप्टर, यू हैव प्लेंटी ऑफ डायग्राम्स starting with asexual reproduction and ending up to sexual reproduction. Asexual reproduction when I am talking about, you have to start with all like binary fission in amoeba हो गया आपका, फिर उसके बाद में आपका आ गया है multiple fission in plasmodium है, then you have budding in hydra, you have spore formation, everything. Then normally what we have seen with you like बच्चे जो हैं they are, for the slow learners I am talking about, like they may not be very good in studies but they are very good in art. Yeah. Yes. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको कि लाइक बेशक जब आपसे डायग्राम बनाने को बोला जाता है, यू नीड नॉट बी एन आर्टिस्ट, लेकिन वो एग्जामिनर या जो इवैल्यूएटर है, ही वांट्स टू नो कि आपको डायग्राम आता है कि नहीं आता है, एंड इफ इट ऑल आता है, आर यू एबल टू लेबल देम प्रॉपर्ली और नॉट. तो ये चीज़ बच्चा को ये याद रखना है कि फॉर ड्रॉइंग अ डायग्राम यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट. You can draw a diagram with rough sketch also, but the thing is, whatever the examiner wants, you must be in a position to convey that. आपको अगर बोला गया है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर बनाना है, तो आपको फ्लावर बनाना है, उसमें ओवरी भी दिखाना है, पिस्टल भी दिखाना है, स्टिग्मा भी दिखाना है. मे बी योर डायग्राम इज नॉट एज गुड एज द टेक्स्ट बुक, बट डायग्राम आपको बनाना है. एंड और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ विद्या, लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, दे आर वेरी पुअर इन लाइक ग्रास्पिंग और रिमेम्बरेंस मतलब कैपेसिटी उनमें कम होता है, उन लोग याद नहीं कर पाते हैं. तो वहाँ पे व्हाट आई फील, जैसे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको लिखने के लिए अगर सपोज इट इज आस्क्ड, मींस इफ दे आर आस्क्ड टू राइट अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो दे रिक्वायर 50 वर्ड्स. तो हमारे बच्चे कुछ जो स्लो लर्नर्स है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर 50 वर्ड्स क्वेश्चन. लेकिन यही अगर 2 मार्क्स से क्वेश्चन डायग्राम के लिए आ जाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वो बच्चे के लिए फुल 2 मार्क्स एक एसेट के रूप में हो जाता है. दैट विल एड अप टू द टोटल. तो यू कैन इमेजिन हाउ मच अ चाइल्ड कैन स्कोर जस्ट फ्रॉम वन सिंगल डायग्राम. Yeah, that's why I said it can increase the percentage and it can decrease also. हाँ. And one more thing I would like to add. Yeah, okay sir. If the student, अगर स्टूडेंट्स डायग्राम बनाने के लिए अगर आता है, तो अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे जो है पेंसिल को यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे जो है पेन से कर लेते हैं. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू मेक डायग्राम तो पेंसिल से ही बनाना है, नीट डायग्राम होना है. अगर नीट बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं, अगर प्रॉपरली लेबल करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. सो दिस थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड. बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया सर. Most of the time the diagram is drawn in the question paper, and what exactly is done कि उसमें जो है एक पार्ट में एरो लगा करके A, एरो लगा करके B and MC, and the student is asked just to name those parts. तो what I want to say students कि आप जब टेक्स्ट बुक में डायग्राम प्रैक्टिस करते हो, you don't have to just focus upon the diagram, you have to focus upon the labeling. हर एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ एक एरो मिलेगा एंड आपको बोला जाएगा कि ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है जो पार्ट को, वो पार्ट क्या है और उसका क्या फंक्शन है. So you have to be very particular about the labeling. Whenever you draw the diagram, you just practice the diagram along with the labeling. That's very important. Okay. So we have discussed about chemistry, biology. Now we will come to the our next that is natural resources, that is environmental science. तो बहुत ही कम शब्दों में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि environmental science से related किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. प्रीति मैम. Nice question. हाँ ना. Now like what to say, जो इसमें आपको अच्छी तरह से जानना है, ये तो है आपका मेन इकोसिस्टम है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब. और फूड चेन, फूड वेब आप जब कर रहे हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि फूड चेन में क्या रूल फॉलो होता है. 10% एनर्जी फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. फिर आपका अगर फूड चेन से अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हटा दिया जाए तो प्रीवियस वाला कम्युनिटी इफेक्ट होता है कि नहीं, या बाद वाला कम्युनिटी इफेक्ट होता है कि नहीं, वो चीज़. फिर उसके बाद में बायो मैग्निफिकेशन. तो चलिए अब हम जाते हैं कि फिजिक्स पोर्शन में कौन कौन से वो एरियाज है जिस पर फोकस करना चाहिए. जैसे कि आदिल सर ने हमें पहले बताया, फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर्स हैं. पहला है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो मैं आदिल सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें
कौन कौन से हार्ड एरियाज है और बच्चों को कौन से एरियाज में फोकस करना चाहिए? इट्स रेलेवेंट क्वेश्चन मैम। एज फार एज फिजिक्स पोर्शन इज कंसर्न, बच्चे जो है भागते हैं इससे बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन से भरा हुआ रहता है, बट न्यूमेरिकल्स आर नॉट एज टफ एज द स्टूडेंट्स थिंक। उसके लिए अगर बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में अगर चलें तो इट वुड बी वेरी इजी टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना पड़ता है, फॉर दैट द स्टूडेंट्स नीड टू नो द फॉर्मूला, क्योंकि दो चार फॉर्मूला है जिसको याद करना होगा। एंड एज फार एज द फिजिक्स पोर्शन इज कंसर्न, इलेक्ट्रिसिटी है तो बेसिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और ओम्स लॉ आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेजिस्टेंस आता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सो ये सब कुल मिला के अगर देखें तो 2 3 4 फॉर्मूला होता है तो उसको याद कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसान है, बिकॉज द स्टूडेंट नीड टू fetch the given quantities from the question. From the SI unit itself, the student can fetch the given quantities. Once the student able to fetch the given quantities from the question, only thing left is putting the values in the right formula. So altogether, if we see, the formula is very very important. अगर बच्चे formula अगर याद रखते हैं तो value को तो आराम से find out कर लेंगे, तो just substitute करना है formula में, then finally they will get the answer. So this is about numerical portion. In order to get grip on the numerical problems, the only thing left with the student is more and more practice. As well said, practice makes a man perfect. So जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आपके टीचर्स भी आपको बताए होंगे। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में आता है तो सारे के सारे में ग्रिप बना लीजिए, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर द स्टूडेंट्स कैन स्कोर फुल मार्क्स। सो डोंट मिस द न्यूमेरिकल पोर्शंस। सो आफ्टर दिस अगर देखें तो रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बच्चों को समझना है। जब रेजिस्टेंस को सर्किट डायग्राम में, सर्किट में अरेंज करना है तो 2 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज सीरियल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट वुड बी द formula for finding total resistance in case of serial combination or in case of a parallel combination? तो वो उसके फॉर्मूला जानना जरूरी है, बिकॉज इन क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है फाइंडिंग टोटल रेजिस्टेंस। सो इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट, तो पैरेलल अलग से पूछा जा सकता है, समटाइम्स सीरीज में पूछा जा सकता है, समटाइम्स both serial and parallel combinations are combined in a single circuit. In that case also the student should know how to find the total resistance. If the students could find the total resistance, then आराम से उसके related जितने भी numerical problems है they can easily solve it. Going further देखते हैं तो एक और heating effect of electric current है। In heating effect of electric current, Joule's law of heating जो है बहुत बहुत important है। उसमें numerical भी आता है, at the same time आपको what is Joule's law of heating definitions भी आता है, तो वो दोनों चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। And based on Joule's law of heating, the fuse what we use in our home is made. तो fuse का function क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। सर, मैं आपसे बहुत ही कम शब्दों में ये जानना चाहूंगी कि क्या रोड लर्निंग फिजिक्स में अच्छे अंक लाने के लिए मदद करता है? हाँ, फिर रिलेवेंट क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली रोड लर्निंग एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, रोड लर्निंग लॉस हम रोड लर्निंग कर सकते हैं, बट एज फार एज एप्लीकेशन इज कंसर्न, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है एप्लीकेशन है, फिजिक्स का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जो है रोड लर्निंग से नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, जब हम एक क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं और कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों को जो है सबसे पहले कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट है तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना होगा। दैट मींस द नोन क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड अपीयर फॉलोड बाय द अननोन क्वेश्चन, बिकॉज व्हाइल डूइंग द नोन क्वेश्चन सम बैक ऑफ द माइंड जो है बच्चे को कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मालूम होता है। तो इन दैट केस व्हाइल प्रोसीडिंग फर्दर बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट्स याद आ जाता है, तो उसको वो फर्दर वो अच्छे कर पाएगा। सो माय एडवाइस फॉर द चिल्ड्रन इज go from the unknown to unknown, the question on which the student is very confident. तो चलिए प्रीति मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कौन कौन सा एरियाज बच्चों को फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।
तो आप बताइए कि साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं? Actually, the question paper comprises of 15 marks, Vidya. 15 questions. I'm sorry, 15 questions. Like सबसे पहले जो है, the question paper is divided into subdivisions, 3 subdivisions. The first section A comprises of 7 questions with 2 marks each. Then you have 6 questions with 3 marks each, and then you have the last section, the section C. It is actually based upon the case study question. So that comprises of only 2 questions. 2 questions and that too 4 marks each. ओके, थैंक यू। तो अब मैं प्रीति मैम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, केमिस्ट्री का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन, बायोलॉजी का पोर्शन। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बच्चा जो है एग्जाम हॉल में पहुंच गया और उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए मैम? सबसे पहले तो विद्या मैं बोलूँगी बच्चों को कि वो कॉन्फिडेंट रहे और एकदम स्ट्रेस फ्री हो। कॉन्फिडेंट अगर बच्चा है तो उसने आधा मैदान जीत लिया, सच में। मतलब लाइक 50% ऑफ मार्क्स तो ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड। लेकिन अगर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो इवन इफ द चाइल्ड नोज द क्वेश्चन ही विल गेट कंफ्यूज्ड। सो मैं पहले बच्चों से, स्टूडेंट्स रियली टेक इट एज एन एडवाइस, आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली एंड थॉरली। अच्छी तरह से देखने के बाद में द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज tick those questions which means like on which your confidence level is very high. If you are very confident in these particular questions, just tick it. तो इससे ये पता चलता है कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड जो अनफेमिलियर क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है उसको थोड़ा सा अलग रख दीजिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपको वो क्वेश्चंस छोड़ना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ऑल द 15 क्वेश्चंस आर नेसेसरी। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वेश्चंस जो कॉन्फिडेंट हो वो सॉल्व करोगे और उसके बाद में नेक्स्ट सेट। दूसरी बात ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लें। अगर आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे एंड यू आर गोइंग टू lose your lose few marks just because you won't be able to answer the question. So time management is very much essential here. और क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद में मेक इट अ हैबिट टू गो थ्रू द आंसर स्क्रिप्ट एटलीस्ट ट्वाइस। कुछ छूट जाता है तो you can get back to it and you can answer those questions. So I would like to ask the last question of our session. लेकिन इस क्वेश्चन के बिना हमारा ये सेशन बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होगा। The question is, सर, ये देखा जाता है कि एग्जाम के समय बच्चों में एग्जामिनेशन फियर आता है और बच्चे जो है अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ किस प्रकार से बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आदर सर से जानना चाहूंगी और फिर उसके बाद प्रीति मैम से। वेरी प्रॉम्प्ट क्वेश्चन मैम, क्योंकि बच्चे में ये फियर होता है। फियर इज वन ऑफ द एनिमी। वो फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, नो नीड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। और मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसको अचीव करने के लिए आपको सही से सोना होगा। सो पेरेंट्स के सपोर्ट यहाँ पर मिलना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज द टाइम इज टू शॉर्ट। तो बच्चों को जो है साइंस के अलावा और भी चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तो सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है पेरेंट्स को क्रिएट करके देना पड़ेगा। दिस इज आवर रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स वाचिंग दिस वीडियो दैट प्लीज प्रोवाइड सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर योर चिल्ड्रन, सो दैट ही और शी कैन परफॉर्म गुड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। प्रीति मैम, आप इस विषय में कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे काबिल दोस्त अदर सर ने सभी कुछ कवर कर दिया, लेकिन आई वुड से कि इस समय जो है बच्चों को एक हेल्दी डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। लाइक फास्ट फूड, जंक फूड एंड ऑल, ये खा करके बच्चे अपना सेहत खराब करेंगे। दे वोंट गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी। नेचुरली इफ द हेल्थ इश्यूज comes, so the child will not be able to concentrate in his or her studies. So what exactly I want to say is proper sleep तो जरूरी है, side by side a proper diet is also essential. तो बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा यह अंक परीक्षा की तैयारी का ये जो एपिसोड है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप जो है अच्छे से अपना साइंस सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करेंगे और उसे अपीयर करेंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आए हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिस्टर आदिल अरसन और मिस प्रीति लाल को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें हमारे बच्चों को बताएं। Thank you. नमस्कार। थैंक यू।